आज 6 मई का दिन तो काफ़ी अच्छा था। काफ़ी कोई बेहतरीन दिन था फाइनेंस का। तो आज हमने ये चीज़ देखी है कि हमने सिल्वर में भी प्रॉफिट बनाया है। हालांकि कम बनाया है क्योंकि सिल्वर इतना जंप नहीं करता जितना आपका गोल्ड करता है, मगर प्रॉफिट कमाया है हमने। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड इज़ लाइक अ बिग ब्रदर ऑफ द सिल्वर। उसी तरह से बूम आया, बट एक बड़ा बूम आया। तो अगर मैं सिल्वर और गोल्ड की बात करूं तो मैं यही कहूँगा कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा करें। इंटरनेशनल बैंक्स के जो न्यूज़ हैं अबाउट द गोल्ड एंड सिल्वर, और बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, चाहे वो फॉरेक्स से रिलेटेड हो तो या बॉन्ड से रिलेटेड हो, पढ़ा करें। और ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ, फॉरेन की चीज़ें समझ आएँ। और गोल्ड एंड सिल्वर इज़ डिपेंड ऑन इंटरनेशनल मार्केट। ये सारी की सारी जो मैं नाम ले रहा हूँ वो सारे के सारे इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड हैं। वो आपके लोकल मार्केट से लिंक्ड ही नहीं है। लोकल मार्केट सिर्फ एक चीज़ लिंक है, वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसने कमाल का काम किया। चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो केबल्स का सेक्टर हो, इलेक्ट्रिक केबल्स का सेक्टर हो, गुड्स का, सीमेंट का, फर्टिलाइज़र का, केमिकल का, बैंकिंग का, आउट परफॉर्म किया। तो इसके अलावा जो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है और मैं जो शौक से देखता हूँ वो है इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस की बात मैं करता हूँ जिसमें SEC 100 है और SE 30 है। अगर मैं दोनों इंडेक्स की बात करूँ तो दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों 4 पॉइंट समथिंग, सही है। और 2 या 3 दिन पहले ये नेगेटिव चल रहे थे और -2 -1 ऐसे कुछ चल रहे थे। तो 5% का जंप दिखा है ऑलमोस्ट इन दोनों इंडेक्स में, विच इज़ अ गुड जंप। एक अच्छा जंप दिखा है। आई होपफुल कि मार्केट ऐसे ही जाएगी आगे। इसके अलावा एक रूल बुक है। सबसे पहला मेरा पेज जो है वो है रिस्क असेसमेंट का, और मैंने 5 सेक्टर लिए थे पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखी हमने वो वीडियो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए आप। 5 सेक्टर का मैं रिस्क एनालिसिस करूँगा, और फिर देखिए आप उस रिस्क एनालिसिस को, और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इन अदर सेक्टर्स या अदर कंपनीज टू। फर्टिलाइज़र की बात करता हूँ तो फर्टिलाइज़र टोटल साइक्लिक है। वो हाई रिस्क है क्योंकि वो मार्च टू टिल में आप इन्वेस्ट करते हैं, देन हार्वेस्ट करते हैं टू अक्टूबर एंड नवंबर। तो आपके पास एक पीरियड आता है जिसमें आप हार्वेस्ट करते हैं और क्रॉप को उगाते हैं। तो वही मंथ है कमाने का, या अक्टूबर से लेकर मई तक है कमाने का। तो ये 2 मंथ्स आते हैं और इन दोनों की अलग अलग क्रॉप्स होती हैं और साइक्लिक में ये चीज़ें आती हैं। तो आपको सोच समझ के किस साइकिल में जाना है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या आप फर्टिलाइज़र कंपनी लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्टिलाइज़र कंपनी ले रहा हूँ तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र बना रही है जिसकी वजह से साइक्लिक कौन सी इंप्रूव हो रही है, उसी साइक्लिक में मैं इन्वेस्ट करूँ। दूसरी चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, विच इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी। और गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपकी एक दुकान है, सही है। आप 10 करोड़ का माल बेचते हैं हर साल, सही है। और गवर्नमेंट ने कहा यार 10 करोड़ का माल तो नहीं बेचो, मेरे कस्टमर को, मेरे फार्मर्स को तुम 60 करोड़ का माल बेच दो। 3 करोड़ का माल मैं एज अ सब्सिडी में दे दूंगा आफ्टर 6 मंथ्स। सो 6 महीने तक आप अपने लोगों को सैलरी देते हैं, या उन्होंने उनको पार्टनर तो नहीं बना दिया आपने डिविडेंड दे के। जाहिर सी बात है सैलरी देंगे और हर महीने देंगे। और एक अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में वैल्यू बढ़ जाती है। तो कम से कम मैं 2 करोड़ का एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ। और फिर उसके बाद बिजली, गैस, कभी कभार रेंट का भी इशू होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि कंपनीज कभी कभार किसी और के लैंड में एक्वायर करके रन करती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल्स तो देना ही देना है ना आपको। तो उससे तो आप भाग नहीं सकते। एंड 5 करोड़ मैंने रॉ मटेरियल्स खरीद लिया जाकर। क्योंकि अगर आप 5 + 3 करें तो आप 8 करोड़ देने, और आपके पास सिर्फ 60 करोड़ हैं। 6 महीने के बाद आपको 3 करोड़ मिलेंगे, तो आप 1 करोड़ कैसे दोगे आप? ये ये आपने एक अच्छा डिसीजन नहीं लिया ऑफ द गवर्नमेंट का कि आप 6 महीने के बाद आप फर्टिलाइज़र की पेमेंट करोगे। मे बी वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए आपकी वजह से। अगर मैं बात करूँ तो दूसरे सेक्टर की, विच इज़ बैंक।
और बैंक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या इस्लामिक बैंक हो, सबका रोल बड़ा है। बैंकिंग ने अपर परफॉर्म किया है और बैंकिंग यही करती है, और बैंकिंग इसी का नाम है। लोगों का डिपॉजिट लेना और किस तरह से कमाना, और कभी कभार लोगों को वापस भी लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑयल एंड गैस कंपनी और ऑयल एंड गैस का जो मैटर है वो इंटरनेशनल मैटर है। अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान, और फिर इसके बाद हम लोग चीज़ें ले सकते हैं। और ऑयल की प्राइसेस अगर वापस आती हैं तो सेल्स वॉल्यूम हमें बढ़ता है, बट कितनी वापस आनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि इस सिनेरियो के ऊपर। हो सकते हैं 75 to 85 के बीच में रहे, हो सकता है नीचे आए, हो सकता है वहीं पे रिटर्न हो जाए, क्योंकि यूएस और ईरान का हमें कुछ नहीं पता। बट ड्यू टू ऑयल एंड गैस की वजह से जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में है, तो पाकिस्तान इज़ ओनली द कंट्री हु रिकमेंड दैट दे शुड हैव पीसफुल टॉक्स। इसके अलावा आईटी सेक्टर है विच इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर, और बहुत अच्छा सेक्टर है वो, और उसमें आप हाईली इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे सिस्टम लिमिटेड है। और आगे जाके मुझे लगता है कि फिनटेक में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और पाकिस्तान में इतना तो बूम नहीं है बट हल्के हल्के वो आ रहे हैं। इवन दो मैं इंश्योरेंस की बात करूँगा आखिरी सेक्टर में विच इज़ वेरी हाई रिस्क, क्योंकि आपका एस सी पी चलाता है, और एस सी पी अभी तो बुरी हालत है, तो ये इसकी वजह से इंश्योरेंस हाई रिस्क की है। और मे बी आप मॉडरेट कह सकते हैं जब आपकी स्टॉक मार्केट अच्छी परफॉर्म करने लगे, जो कि कर रही है, होपफुली अच्छी और परफॉर्म करे। बट आप एस को ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें उस चीज़ को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा बाइंग डिसीजन मेकिंग की, कि हम बाय गलत टाइम भी करते हैं। और सबसे पहले ये स्ट्रेटजी ये है कि आप इन्वेस्ट करें दो स्मॉल अमाउंट्स, ताकि आप सबको इन्जॉय करें, विच इज़ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी मंथली ब्रेकिंग डाउन, कि आप 50,000 और 1 लाख कर सकते हैं, और आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, आप क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको मार्केट को समझ आए। आप जब मार्केट देखें एवरी वीक तो आपको समझ आए कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। इसके अलावा आप 6 to 7 lakhs आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनटू द बिजनेस, इनटू द बैंक, और फिर वेट करें, वेट एंड वॉच करें। हो सकते हैं 5 to 10% अगर मार्केट रेट नीचे गिरता है तो आप री इन्वेस्ट करके आप लॉस को रिकवर कर सकते हैं उसका, और टू टेक गेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, और ये आपकी एंट्री स्ट्रेटजी है। और इसके अलावा आपकी सेलिंग की मैं बताऊं तो सेलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने माइंड फ्रेम में आपको टारगेट रखना है। जैसे मैंने टारगेट रखा था अबाउट 30 to 35%। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मेरे पास जो सेक्टर है जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर है, जिसकी वजह से मुझे साइक्लिक होना पड़ता है, और साइक्लिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और मुझे साइक्लिक होकर देखना पड़ेगा जब मेरे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर और इसी तरह के और सेक्टर होंगे। और आखिर में इंश्योरेंस की बात आती है कि इंश्योरेंस एससीपी से रिलेटेड है, और एससीपी को इम्प्रूव होने चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप हर क्वार्टर देखें, हर 6 मंथ देखें। आप एनुअली एनुअली नहीं रुक सकते, क्योंकि एक साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम है, और आप अपनी चीज़ों को भूल भी सकते हैं। मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें मैं 6 चीज़ें हाईलाइट की हैं ऑफ माई सेक्टर में, जिसमें इंडेक्स फंड है, स्टेट बुक पॉलिसी है, एससीपी की पॉलिसी है, वो आप देखो किस तरह से वो रेट बढ़ाता है या रेट गिराते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्ट लें और आप प्रोडक्ट के बारे में पढ़ें। जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आप कंपनी के बारे में नहीं जान सके। तो आप प्रोडक्ट पढ़ें, प्रोडक्ट को समझें, और फिर इसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंपोर्ट होनी है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है काम, और आजकल फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा काम है, टॉप 4 कंट्री में आते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए, जो कि हमने हाईलाइट की हुई हैं। और आखिर में मैं लिस्ट बताना चाहूँगा कि किस तरह से आपके एससीपी के पास रिस्क होते हैं, रूरिया के पास रिस्क होते हैं, ऑयल एंड प्राइसिंग में रिस्क होते हैं, हेज फंड रिस्क हो या ऑपरेटिंग रिस्क हो, बट रिस्क होते हैं। ये आपके कुछ रिस्क हैं, और ये डैशबोर्ड है, और ये एंट्री एंड एग्जिट एग्जिट है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। और
अपने आप ट्रांसफॉर्म कर सकते। ये सब कुछ मेरी तरफ से था अभी तक के लिए। बाय।